सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता, बिलावल भुट्टो का नैब को जवाब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने किया गलती का एतराफ, नवाज शरीफ का फिर जेआईटी से सामना, झूठी गवाही पर सजा भारी, समझौता एक्सप्रेस के जिम्मेदारान हुए रहा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब, असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे, आज पेशी थी बिलावल भुट्टो जरदारी की, आसिफ अली जरदारी की नैब हेडक्वार्टर्स में, और जिस तरीके से वहां पर जियाले पहुंचे अपने स्पेसिफिक अंदाज में, धक्कम पेल, बदनज़मी, हंगामा आराई, वो सारा कुछ आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा। आज मनी लॉन्ड्रिंग और पाक लेन केस में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने अपने अपने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। बिलावल से 64 और आसिफ अली जरदारी से 50 से ज़ायद सवालात किए गए हैं। तफ्तीश की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई है और जवाबात की रोशनी में अब अगली पेशी के हवाले से बताया जाएगा। जो नैब ने एलामिया जारी किया कि कब इनको दोबारा बुलाया जाता है या क्या होगा, ये अब जवाबात की रोशनी में फैसला किया जाएगा। अलबत्ता अब आज बिलावल की जानिब से एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें उन्होंने तमाम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया, और मैं नहीं जानता मैं नहीं मानता, जो कि हम माजी में शहबाज शरीफ साहब के मुंह से अल्फाज सुना करते थे, आज वही अल्फाज गर्दानते हमने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी को भी। तो सबसे पहला सवाल तो मैं करूँगी असद खरल साहब आपसे, आज की पेशी पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि ये जो हबीब जालिब की शायरी है, मैं नहीं जानता मैं नहीं मानता, जिस मौके पर उन्होंने इन अल्फाज को कहा, सर वो तो उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी गलत सड़े निज़ाम के ख़िलाफ़, फरसूदा निज़ाम के ख़िलाफ़, जागीरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़, और इस गड़े सड़े निज़ाम को चलाने वाले ही आज उन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये माफ़ कर दें उनको, हबीब जालिब साहब को। पहले भी इन्हीं मुख्तलिफ जो ये रहनुमा है, जो भुट्टो साहब हों या ज़िया-उल-हक गौर से जन्म लेने वाले नवाज शरीफ साहब हों, जिन्होंने इनको पाबंद सलासिल किया था, और वही लोग जो है उन्हीं जो पार्टियों की पैदावार है या उन्हीं के जो आगे जानशीन हैं, वो आए रोज़ इस तरह की बातें करके मेरा ख्याल है उनको रूह भी तड़प जाती होगी जब ये लोग ये कहते हैं, जो वो तो उन्होंने बात की थी जाबर हुक्मरानों के ख़िलाफ़, जालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़, और अवाम की बात की थी, पिसे हुए अवाम की। ये इशराफिया जो है ये उन पिसे हुए अवाम की नुमाइंदगी तो नहीं कर रही, ये तो उन पिसे हुए अवाम का जो टैक्स पेयर का जो जमा होने वाला पैसा है, 200-400 अरब रुपया तो सिर्फ ये मनी लॉन्ड्रिंग जो फेक जो अकाउंट्स हैं और सारा जो है उसके अंदर ये हड़प कर गए, और बाकी मामला जिस तरह ये कर रहे हैं। सारे देखें आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पहले आप देखें जरदारी साहब धमकियाँ लगाते थे नैब को, इदारों को, अब वही सारा काम उन्होंने सौंप दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। वो धमकियाँ लगा रहे हैं, कभी वो नैब को धमकियाँ लगाते हैं, कभी वो पिंडी का नाम लेते हैं। पहली बात तो ये आम फैम जो है लोगों को बताने के लिए कि नैब अकाउंटेबिलिटी कोड भी इस्लामाबाद में है, और नैब का जो पिंडी का ऑफिस है ये भी इस्लामाबाद है। लिहाजा अगर ये किस पिंडी की बात कर रहे हैं, कौन सा इस्तारा या सिंबॉलिक चीज़ें किस तरह या किन को ये मुखातब करना चाह रहे हैं, वो उसको क्लियर करें। अब आज जिस तरीके से ये गए हैं, जिस तरह से इन्होंने शब खून मारने की कोशिश की है, जिस तरह नैब के दफ्तर में धावा बोलने की कोशिश की गई है, जिस तरह इन्होंने रुकावटें तोड़ने की कोशिश की है, आप देखें क्या इस तरह मुलजम पेश होते हैं। और जिस तरह विक्ट्री के निशान बना रहे थे, जरदारी साहब वहाँ पे गए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए हैं, आज माशाल्लाह मुख्तावर भुट्टो साहबा तो पहले ही करती थी, आज आसफा साहिबा जो है उनकी एंट्री डाली गई है, और भी कुछ लोग थे। और फिर वहाँ पे सेंटर मुस्तफा नवाज खोकर और इनके रहनुमाओं ने जिस तरह पुलिस एहलकारों को मारा, कैमरा मैन जो है उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, खारदारें हटाई गई, पुलिस के साथ हाथापाई की गई। ये क्या तरीका है? क्या इस तरह मुलजमान जाते हैं पेशी करने के लिए? रिट ऑफ द गवर्नमेंट, रिट ऑफ द स्टेट कहाँ पर है? सही बात। क्या ये मजाक नहीं है? ये एक अजीब किस्म का कि अरबों रुपए का मामला है, आपके ऊपर इल्जामात हैं, ठीक है आप बेगुनाह होंगे, आप अपनी सफाई दें, लेकिन ये जिस तरीके से आप जत्थे लेके
बलवा करते हैं इदारों के ऊपर। ये कौन सी जमहूरियत है? ये कहाँ से आप सबक लेके आ गए? ये कौन सी इदारों की बालादस्ती की बात है? और जिस तरीके से अंदर गए हैं जरदारी साहब जो है उनसे की गई इन्वेस्टिगेशन CID ने, ये ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग जो बात कर रही है, ये एक SOP है नैब का, जहाँ पे भी जब भी मुलजम को इंटेरोगेट करते हैं ये उनके ऑलरेडी कैमरे ये मौजूद होते हैं। ये जो कहते थे ना शहबाज शरीफ साहब, ये साद रफीक को बाथरूम में, ऐसी बात नहीं है, कोई कैमरे शैमरे नहीं लगे। अभी 3-4 दिन पहले मैं वहाँ पे देख के आया हूँ, एक एक चीज़, बड़े अच्छे कुशादा कमरे हैं, एग्जॉस्ट फैन है, पंखे हैं, बड़ा अच्छा माहौल है वहाँ पे। मामला ये है कि ये जो बिलावल साहब जो है वो कहते हैं मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। बिलावल साहब, डोगर साहब भी कल कह चुके ऑन ओथ, ये कह दें पूरी कौम को कि मेरे वालिद जो है उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, वो किसी गलत काम में मुलव्वस नहीं है और मैं किसी काम का बेनिफिशियरी नहीं हूँ। रिकॉर्ड बोल रहा है, एक एक चीज़ जो है रिकॉर्ड पे मौजूद है, जो J18 रखी उसी चीज़ को, जारी बात है वो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, कोई अफसानवी कहानियाँ नहीं है कि बिलावल हाउस का खर्चा कहाँ से आता था, उनकी टिकटें कहाँ से बनती थी, उनकी फुप्पो के जो तमीरात है घरों की बड़े बड़े मालात की वो कहाँ से हो रही थी, जरदारी साहब के खर्चे कहाँ से चल रहे थे, अयान अली की टिकटें कहाँ से बन रही थी। और वो पैसा जो इसीलिए मुराद अली शाह जो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, अभी उसी वजह से उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, उनको भी बुला लिया है ना, सारे जवाब आप देंगे जो उनसे आज 50 भी बुला लिया गया है। मुराद अली शाह साहब को भी, मुराद अली शाह साहब को भी नैब ने बुला लिया कि आए ना जरा बताएं 26 मार्च कि आपने अरबों रुपए का जो नवाज़ात की है। अच्छा बाबर साहब, क्या पीपल्स पार्टी रियासती इदारों से माफी मांगेगी? ये जो कुछ आज किया गया है, जिस तरीके से वहां पर पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया, धक्के दिए गए, मुस्तफा नवाज खोकर साहब खुद धक्के दे रहे थे। देखिए सहरिश, जब भी इनसे पूछा जाता है कि भाई आपने जो इतना पैसा बनाया ये पैसा कहाँ से आया है, तो ये नज़रियाती बन जाते हैं, ये हबीब जालिब बन जाते हैं, इनको कौम का दुख आ जाता है, 18वीं तरमीम याद आ जाती है, लोगों के हकूक़ याद आ जाते हैं, पिंडी की बात करनी शुरू करते हैं। ये बार बार पिंडी की बात करें, अभी इनसे कहें कि आके प्रेसिडेंट का ओथ ले लो, प्राइम मिनिस्टर का ओथ ले लो, इसी पिंडी में ये नंगे पांव भागते आएंगे ओथ लेने के लिए, बड़े बड़े ओहदे हासिल करने के लिए। लेकिन अगर इसी पिंडी में इनसे आगे पूछा जाए कि भाई ये जो प्रॉपर्टीज बनी है ये कहाँ से आई हैं, तो फिर इनको सारे नजरिए याद आ जाते हैं, इनको लाशें याद आ जाती हैं, इनको इस तरह की बातें याद आ जाती हैं। इसी पिंडी में जरदारी साहब ने आगे प्रेसिडेंट का ओथ लिया था, यहीं पर इनके प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं, वो भी ओथ लेते रहे हैं, उस वक्त तो इन्हें कोई इतराज नहीं था। इनको जब तक इक़्तिदार मिलता रहे तब तक ठीक है। इनसे ये ना पूछा जाए कि भाई ये अरबों रुपया तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये जो सरे महल है ये कहाँ से आ गया, स्विस अकाउंट्स आपके पास कहाँ से आए, दुबई के महल आपके पास कहाँ से आए, कराची में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से आई, ये जो पार्क लेन की बात करें ना, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह आप जानते हैं सारा पुलवामा अटैक और उसके बाद जिस तरीके से जो सालसी का किरदार अदा करने के लिए ममालिक ने राब्ते भी किए, पाकिस्तान ने बड़ा टैक्टफुली बड़े अच्छे तरीके से मामले को हैंडल किया, लेकिन माइक पॉम्पियो ने जिस तरह का बयान दिया, दहशत, उन्होंने एंटी टेररिस्ट कार्रवाई कहा कि जो कि उनकी जानिब से की गई है। सारी सूरत हाल में बिलावल को आपने देखा है, वो तब से यही बात बार बार कर रहे हैं, कल तंजीमों से राब्तों की बात कर रहे हैं। आज फिर उन्होंने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल दिया कि विफाकी वुज़रा का कल तंजीमों से राब्ता होगा तो फिर नेशनल इलेक्शन प्लान को कोई संजीदा नहीं लेगा। उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो कलदम तंजीमें इनको तहवील में लिया ही इसलिए किया है क्योंकि भारत जो है वो जहाज से उड़ा ना दे। ऐसे सिनेरियो में इस तरह की बातें करना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इसकी वजह क्या है? ये डॉन लीग पार्ट 3 है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये डॉन लीग पार्ट 3 है। इसमें ना फुल स्टॉप चेंज है ना कोमा चेंज है। ये वही बात है जो नवाज शरीफ ने डॉन लीग 1 में की, ये वही बात है जो डॉन लीग 2 में कही गई, ये वही बात है जो डॉन लीग 3 में कही गई। ये इनके पाकिस्तान पे आप इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है इंडिया में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके जो उसमें जो लोग मुलविस हैं, हम पाकिस्तान में उनको सपोर्ट दी जा रही है, उनको पाकिस्तान में प्रोटेक्शन दी जा रही है। क्योंकि आज उन्होंने ये इल्ज़ाम पाकिस्तान गवर्नमेंट पे लगा दिया, पाकिस्तान की एजेंसीज पे लगा दिया, उन जवानों पे लगा दिया जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी शहादतें दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं कि जनाब हम इंडिया में दहशतगर्दी कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान में उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। मैं खुद देख के आया हूँ, उनकी कमर तोड़ दी गई है, बंदे अरेस्ट हो रहे हैं, उनके उस हर चीज़ जो है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया गया। बड़ा इफेक्टिवली जो है ये सारा चीज़ें चल रही हैं। और बिलावल भुट्टो सिर्फ वो पाकिस्तान को सारी दुनिया में दहशतगर्द मुल्क
साबित करने पे तुले हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि जनाब उनसे ये पूछा गया कि जनाब ये जो करप्शन किए इसका हिसाब दे दें। जब करप्शन किए तो इनको छोटे सूबे याद आ जाते हैं, इनको लोगों के हकूक याद आ जाते हैं, ये पाकिस्तान की नजरियाती असास पे हिट करना शुरू कर देते हैं। माइक पोम्पियो जो बात कर रहे हैं, मोदी जो बात कर रहा है, इंडिया का जो मीडिया बात कर रहा है, वही बात अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। यही बात माजी में नवाज शरीफ करते रहे हैं। उनसे भी जब अकाउंटेबिलिटी मांगी गई, जब उनसे हिसाब मांगा गया, चोरी के पैसे मांगे गए, तो उन्होंने पाकिस्तान इस तरह के इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। यही मुलाकात हुई थी जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो साहब की। यही वो समझने गए थे, यही देखने गए थे कि जनाब जो डॉनली पार्ट 3 है वो किस तरह से करना है, जो आज उन्होंने कर दिया है। ये उन्होंने पाकिस्तान को आपके ख्याल में ये बिलावल किसकी सियासत कर रहे हैं? अभी आपने सुना होगा शेख साहब को हाल ही में उन्होंने कहा था कि बिलावल खुदारा आसिफ अली जरदारी की सियासत ना करें, तो ये क्या उन्हें को गाइड कर रहा है? ये कि किस तरह वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं? बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो वो कर रहे हैं। ये उसका सेकंड एपिसोड है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब की शय पे जरदारी साहब ने भी एक बयान दिया था कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और हम हमेशा रहेंगे, ये 3 साल के लिए होते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे और ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमेशा रूल हमने करना है। और उसके बाद वो दुबई गए थे ईंटें इकट्ठी करने, फिर ईंटें तो इकट्ठी नहीं हुई, और जिस तरीके से, जिस तरले मिनटों से वो वापस आए वो भी आपने देखा। अभी फिर नवाज शरीफ साहब की शय पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वही बोली बोल रहे हैं, और वही जिस तरह डोगर साहब कह रहे हैं कि डॉन लीग 3 नहीं बल्कि 4 ये पार्ट, ये दूसरी तीसरी आगे जो मामला चलता जा रहा है। और ये चीज़ें जो हैं ये हमेशा इनका वतीरा रहा है। जब भी उस वक्त भी आप देखें वो JIT बन रही थी, उज़ैर बलोच को लाया गया था, जरदारी साहब जो है वो हॉट वाटर में थे। जो ही उनको ये लगा कि अदारे जो है हमारा स्क्रू जो है, जिस तरह रेंजर ने ऑपरेशन किया, जिस तरह वहाँ पे पीपल्स अमन कमेटी थी, अस्करी विंग थे, ये सारा जिस तरीके से भत्ता माफिया और ये सारी करप्शन का जो रेंजर ने जब करप्शन के हवाले से भी और FIA ने और नैब ने एक्टिविटीज़ की और जरदारी साहब के करीबी साथियों को पकड़ा गया, तो उस वक्त भी उन्होंने बयान दिया था। अभी फिर लबो लहजा जो है, जब भी मैं इनको इंडोर्स करूंगा डोगर साहब को, कि जब इनकी करप्शन के ऊपर हाथ डालते हैं ना, ये हर चीज दाव पे लगाने के लिए तैयार होते हैं। इनके लिए ना को मुल्क की सलामती है, ना को पाकिस्तान की। एक और बात समझ नहीं आई जी, ये जो आज बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, जो सारी बातचीत उन्होंने की है, एक तरफ तो उन्होंने जब अंदर गए हैं सवालात के जवाब देने के लिए तो इन केसेस से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया कि भाई मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, मुझे पता ही कुछ नहीं है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। लेकिन एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि भाई जब ये केसेस बने तब मेरी उम्र 1 साल थी। तो जब आपको ये पता है कि जब ये केसेस बने आपकी उम्र 1 साल थी, तो आपने क्या पता नहीं करवाया कि बेनामी अकाउंट्स, ये सारे मामलात, ये मनी लॉन्ड्रिंग, किस तरह ये मामलात हुए, आपने पता करवाने की भी जहमत नहीं की। और अब आप कह रहे हैं मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। 2 बातें कर रहे हैं। यहाँ तो आप 1 साल के थे, आपको भी पता चल गया था, आपको पता करना चाहिए था हुआ क्या है मामला। इनको नहीं पता, ये कोई नाबालिग तो नहीं थे, ये अकेले जहाजों में जब सफर करते थे, इनको नहीं पता मेरे टिकटों के पैसे कौन दे रहा है, कहां से आ रहे हैं, इनको नहीं पता था कि मेरे और अयान अली के नहीं। अभी ये तो अभी की कहानियां है ना, जो अयान अली तो 1 साल की नहीं थी उस वक्त, अभी की कहानियां है जब अयान अली भी ट्रैवल करती थी और ये भी ट्रैवल करते थे, और उन्हीं जो एजेंट्स हैं उन्हीं के से एक ही अकाउंट से पैसे फेक अकाउंट से हो रहे थे। ये सारे खर्चे बिलावल हाउस के चल रहे हैं। बिलावल साहब को जो पैसा मिल रहा है, कंपनी के बारे में मुझसे सवालात किए जा रहे हैं जिसका शेयर होल्डर मुझे तब बनाया गया जब मेरी उम्र 1 साल की थी। अब मैं जी बाबर साहब, मेरी एक बात सुन लें। पार्क लेन कंपनी की बात की जा रही है। पार्क लेन कंपनी में ये जरदारी साहब 25% के शेयर होल्डर हैं। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 25% के शेयर होल्डर हैं। इन दोनों के फ्रंटमैन इकबाल मेमन साहब 25% के शेयर होल्डर हैं, और उसके बाद यूनस साहब जो हैं वो 25% के शेयर होल्डर हैं। तो असल में वो दोनों इनके फ्रंटमैन हैं, और बेसिकली बिलावल साहब जो 25% के शेयर होल्डर हैं, और वो कंपनी जिस पे अरबों रुपया जिसने बैंकों का लूटा है, बैंकों के पैसे देने हैं, जिस पे बेतहाशा 2 नंबरियों के केसेस हैं, उसमें इन्होंने 2009 में इस्लामाबाद की सबसे एक कीमती 2500 केनाल जगह, आप मुझे बताएं कि इस्लामाबाद में एक केनाल की क्या प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होगी। सिर्फ 6 करोड़ रुपए में इन्होंने 2500 केनाल जगह खरीद दी। उसके पीछे भी एक बहुत लंबा फ्रॉड है, कहानी है।
इनफैक्ट ये जो जगह थी ये 1994 में जरदारी साहब ने अपने फ्रंट मैनों के ज़रिए, जब वो बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी, तो इन्होंने अपने फ्रंट मैनों के ज़रिए CDA के साथ मिलकर उस पर कब्जा करवाया था और सारी ज़मीन ज़बरदस्ती औने पुने अपने नाम करवा ली थी, अपने फ्रंट मैन के नाम करवा ली थी। बाद में ये 2009 में उन्होंने अपने फ्रंट मैन से 6 करोड़ रुपया टोकन मनी दे के ये सारी ज़मीन अपने नाम करवा ली, इस कंपनी के नाम, पाकलैंड कंपनी के नाम। सही। तो वो बिलावल भुट्टो साहब ने कभी ये पूछा कि जरदारी साहब ये 2 अरब रुपए की प्रॉपर्टी 6 करोड़ में किस तरह से खरीदी जा सकती है, इसका गुर तो बताएं ये, और उस पर उंगली उठाई? कभी उन्होंने ये पूछा कि पाकलैंड कंपनी ने क्यों अरबों रुपए के तहरीक चल रही है, जो इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, वो बस ये करप्शन बचाओ तहरीक है जिसके लिए ये सारे बयानात इस तरह के दिए जा रहे हैं, फिर इल्ज़ाम तराशियां भी हो रही हैं ताकि किसी तरीके से अपना बचाव हो जाए, अपने आप को बचा लिया जाए। और दूसरा ये जो बार बार हबीब जालिब के शार का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, अगर इनको ये पता लग जाए ना किस मकाम पर, किस मौके पर किस तरह ये अशार बयान किए गए हैं, कहे गए हैं, तो ये कभी भी इनका इस्तेमाल ना करें। अगर हबीब जालिब की शायरी की बात करते तो हबीब जालिब ने तो ये भी कहा था, लाड़काना चलो वरना थाने चलो। जो भी उस वक्त जुल्म या जबर हो रहा होगा उनकी अक्कासी कर रहे थे उनके अल्फाज। तो अगर इनको ये पता लग जाए किस मौके पर किस तरह अदा किए गए हैं तो शायद ये इस्तेमाल ही ना करें। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं नैब के हवाले से भी। इसमें 1 मिनट, इसमें एक और चीज़ जो बड़ी अहम है, मुझे अफसोस होता है कि जरदारी साहब ने अल्टीमेटली बिलावल को भी इस आग में झोंक दिया। बिलावल जो एक यंग लीडर थे और यंग लोगों का रोल मॉडल बनना चाह रहे थे, अब जिस तरह से वो जरदारी साहब की करप्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से उसको प्लीड कर रहे हैं, जिस तरह से उनको पब्लिक में वो सपोर्ट कर रहे हैं, इससे अब बिलावल साहब जो है वो इस करप्शन का हिस्सा बन गए हैं। वो टाइम जब उनको एक नजरियाती बंदा बन के सामने आना चाहिए था, वो नैब के एक मुल्जिम बन के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, मैंने तो आपको कल भी ये कहा था कि शायद हो सकता है कि कुछ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जो कि ये नहीं चाहते कि ये सारा कुछ हो, तो ये बिलावल साहब को मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व कर दिया गया, उनसे इस तरह के बयान जरदारी साहब ने जरदारी साहब ने अपनी आंखों के सामने देखा कि मरियम जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रही थी उसका क्या हाल हुआ, क्योंकि उसने भी यही रास्ता अख्तियार किया था और आप देख लें कि आज वो कहाँ खड़ी हुई है। तो बिलावल भुट्टो साहब जो है, जरदारी साहब ने जानबूझ के उनका कैरियर, सारा पॉलिटिकल कैरियर तबाह करके रख दिया है। अब हर बंदा बिलावल भुट्टो जरदारी को एक ऐसे बंदे के नाम के तौर पे जानता है जिसका वालिद करप्ट है और वो अपने वालिद की करप्शन को छुपा रहा है और बचा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, असद खरल साहब, आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक और एतराफ़ किया, बल्कि अपनी गलती का एतराफ़ किया है। जो नैब के कवानीन, उन्होंने कहा है कि अपने दौर में नैब के काले कानून में तब्दीली नहीं लाए, ताहम मुस्तकबिल में आइन से आमिर का उन्होंने कहा है कि भाई किया गया जो काम है काला कानून वो हम निकाल देंगे। और दूसरा, बख्तावर भुट्टो का कहना है कि भुट्टो ख़ानदान की तीसरी नस्ल का झूठे केसेस में ट्रायल हो रहा है। अब इन्हें इस गलती का एहसास हो रहा है। पहले जब ये अपने दौरे हुकूमत में थे तब इनको बिल्कुल ये ख्याल नहीं आया, 2008 से 2013 तक जब इक़्तिदार में रहे हैं, कि तब ये कोई नैब कवानीन को तब्दील करते हैं। अब जब इन्हें अपनी पड़ी है तो अब ये गलती का इतराफ़ भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिनको ठीक करना चाहिए। सैरिश, आप देखें, जब वज़ीर आज़म इन्हीं की हुकूमत थी, वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जब कौमी असम्बली में पहली तकरीर की थी तो उस तकरीर में उन्होंने कहा था कि आज से नैब ख़त्म, आज से ये दायरा ख़त्म, तमाम इसमें जो फ़ौजी मौजूद है वो ख़त्म, तमाम जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, इसका बजट जो है उन्होंने ख़त्म करके रख दिया। उसके बाद फिर एक क्रिटिसिज्म आया, वो फिर ये मामला जो है इदारा सस्टेन किया। अब मामला सिर्फ ये है कि जब इनको जिस तरह आपने बताया कि अपनी पड़ती है, देखिए नवाज शरीफ साहब ने इसी नैब के ज़रिए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जरदारी साहब के ऊपर केस बनाए, इसी पीपल्स पार्टी ने इसी नैब के ज़रिए अपने मुखालफिन जो है उनको इबरत का निशान बनाया। उसमें नवाज शरीफ साहब भी थे, इनके दीगर जो नून लीग की पार्टी की और रहनुमा उनको पकड़ा गया। थोड़ा सा मैं आपको असद साहब रोकूंगी, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल दीजिएगा। ब्रेक एक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे, यहीं से शुरू करेंगे दोबारा। अब पता चला, अब पता चला।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात हो रही थी नैब कवानीन के हवाले से, जो बिलावल ने आज बात करते हुए कहा है कि हमारी गलती थी। उन्होंने एतराफ़ किया कि हमने अपने दौरे हुकूमत में इन कवानीन में तरमीम नहीं लाए और ये उन्होंने गलती इसको अपनी माना है। तो अब बाबर साहब, आपका भी इस पर मैं पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगी कि अब जब अपने पर पड़ी है तो इनको ये याद आ रहा है कि हमें तभी कवानीन तब्दील कर देने चाहिए थे, तब इनको ज़रूरत नहीं पेश आई क्योंकि नूरा कुश्ती और बारियाँ जो लगी हुई थी वो उस तरह के मामलात थे। अब इनको ये याद आ रहा है कि नहीं, हमसे गलती हुई है। देखिए सहरिश, 5 साल पे पार्टी इक़्तिदार में रही है। उन 5 सालों में इनका यही ख्याल था कि नैब जो है ये सिर्फ कीड़े मकोड़े जो आम लोग हैं उनके लिए, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। और उस वक़्त एक कानून जो था वो ये ले आए और उसमें अमेंडमेंट कर दी कि जो चेयरमैन नैब होगा वो अपोजिशन और हुकूमत की मर्ज़ी का होगा। तो इनका ख्याल था कि आइंदा आने वाले वक्तों में भी कमरुज़्ज़मान चौधरी ही होंगे जो इनकी करप्शन को प्रोटेक्ट करते रहेंगे और हम जैसे कीड़े मकोड़े जो लोग हैं उनको पकड़ते रहेंगे, ज़लीलो रुस्वा करते रहेंगे और अल्लाह खैर सल्ला। तो 5 साल जो थे कमरुज़्ज़मान चौधरी जो है वो इनकी जो करप्शन थी उसको प्रोटेक्ट करते रहे हैं। इनको मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी रही है कि जनाब इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसके बाद मियाँ साहब का टेन्योर आया तो मियाँ साहब का भी यही जोम था, उनका भी यही ख्याल था। आज वो भी यही कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी जो गलती थी वो ये थी कि मैंने नैब को ख़त्म नहीं किया, क्योंकि उनके ये तसव्वुर में भी नहीं था कि ये नैब जो है वो उनको भी पकड़ सकती है। उनका ख्याल था कि जो अदारे ज़मीन में दफन कर दिए हैं उन्होंने, ये दफन ही रहेंगे। नैब भी ज़मीन में दफन रहेगी, SCCP भी दफन रहेगी, FIA भी दफन रहेगी, एंटी करप्शन भी दफन रहेगी। ये हम जैसे फिरौनों को हाथ नहीं लगा सकते। ये जो अदारे बनाए गए हैं ये कीड़े मकोड़े लोगों के लिए बनाए गए हैं। लेकिन अब जब नैब ने इन बड़े लोगों को पकड़ा, इन बड़े लोगों को हाथ डाला है तो अब ये नैब इनको चुभ रही है। जो अफसोस की बात है, बिल्कुल चुभ रही है। लेकिन सर अफसोस की बात तो यह है कि वो यंग लीडर्स या वो वाइब्रेंट यंग लीडर्स जिनकी की मतलब है जिनसे आवाम को उम्मीदें थी कि ये आगे चलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, सर अफसोस की बात तो यह है कि उनके करियर भी अब करप्शन के केसेस से स्टार्ट हो रहे हैं और किस तरह वो 70 सालों की करप्शन की दास्तानें जो कि रकम की गई हैं उनके दिफा में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, बजाय इसके कि वो एक अपना अंदाज, एक अपनी सियासत रखते। कौन जिम्मेदार है इस सब का? आप खुद बताएं ना, इनसे उम्मीदें लगानी है। 1 मिनट, इंकलाबी कौन होता है? अगर बिलावल इंकलाबी होता, अगर मरियम इंकलाबी होती, अगर हमजा इंकलाबी होता तो वो इंकलाब बगावत करता अपने घर से, अपने पेरेंट्स से, इस सिस्टम से। वो कहता कि जनाब ये अपने बाप से पूछता कि ये पैसा कहां से आया है, ये 2 नंबर पैसा कैसे इकट्ठा किया है, क्यों हमारे ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, क्यों सारा मीडिया हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहा है, क्यों JIT हमारे ऊपर उंगलियां उठा रही है। और वो इससे बगावत कर देता, खुद सामने आगे कहता कि ये पैसा मैं सर वही बात है ना कि अनफॉर्चुनेटली बजाय कि वो ये अपने वालिदैन से सवाल करते हैं, वो उनको डिफेंड करने में निकले हुए हैं। वही तो मैं ये कह रहा हूं, तहरीक चला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अफसोसनाक चीज तो ये है। अब कुछ सानिया मॉडल टाउन के हवाले से भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल अफसोसनाक बात है ये। सानिया मॉडल टाउन की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कोट लखपत जेल में जाकर जनाब बयान रिकॉर्ड कर लिया है और 2 रोज कबल सानिया मॉडल टाउन की तहकीकात करने वाली GIT ने साबिक वज़ीर आला पंजाब का बयान भी रिकॉर्ड किया था। अब मुझे ये बताएं कि असद खरल साहब, ये बड़े मियाँ साहब तो ऑलरेडी सजा काट रहे हैं, ये इस मामले में भी उनके लिए मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं? उनका बयान तो रिकॉर्ड हो गया है। देखिए, अगर तो मेरिट पे बात की जाए सहरिश, तो वो वज़ीर-ए-आज़म थे, भाई उनके वज़ीर आला थे, और एक वो बंदा जो इनकी करप्शन, इनकी बेज़ाब्तियों के खिलाफ एक तहरीक चलाना चाह रहा था, उनको अपने ही महल्ले के अंदर, मॉडल टाउन के अंदर जिस तरह रियासती दहशतगर्दी का उन्होंने मुजाहरा करवाया, जिस तरह उनके ऊपर गोलियां चलवाई, जिस तरह से उनके बैरियर के नाम पर एक पूरा एक अंदोनाक खेल खेला गया, ये सारे मुलव्वस हैं। कॉल डाटा रिकॉर्ड मौजूद है, किसके कहने पे गोली चली, किसके कहने पे ताज़ा दम दस्ते गए, नवाज शरीफ साहब क्या अहकाम दे रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब क्या कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब वहाँ पे किस तरह बैठे थे, फिर अचानक से उसी दौरान 17 में इनका वहाँ पे जाना, फिर इंडिया में जाके वहाँ पे मुलाकात होनी इनकी उसी 16 और 17 जून में, जिस तरह अचानक बाहर इनके चले जाना। तो ये सारे जो मामलात हैं, उस वक्त इनको रेस्क्यू जो किया जा रहा था, कहाँ बैठ के ये प्लानिंग हो रही थी और किस तरीके से उस तहरीक को कुचलने के लिए ये सारा मामला किया गया। मुझे ये बताएं कि अगर इनके अहकामात पे गोलियां नहीं चलाई गई तो CCPO को इन्होंने पकड़ के अंदर किया, अगर इनके अहकामात जो है उसको इन लेटर एंड स्पिरिट नहीं अमल दरामद किया गया, क्या तौकीर शाह साहब के खिलाफ उसको भी रिवार्ड दिया गया, क्या उस वक्त के होम सेक्रेटरी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, क्या उस वक्त के DIG DC के खिलाफ, जितने भी लोग थे जिन्होंने बाकायदा इस कत्लेआम में हिस्सा लिया, इनके अहकामात के ऊपर अमल दरामद किया,
उनके खिलाफ एक भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया, बल्कि एक राणा सनाउल्लाह साहब से इन्होंने इस्तीफा रिवार्ड लिया। दिए। वो तो एक ड्रामा कुछ देर था के लिए तो बैठ गए, उसके बाद वो फिर चले गए। हाँ, तो वो तो एक ड्रामा अपनी था वो कुर्सी लोगों को पर। बेवकूफ बनाने के लिए, और वो भी बाबर डिफेक्टो। साहब, हाँ जी बिल्कुल नहीं। तो बाबर साहब मुझे ये बताएं, आपके पास मेन्यू की तो बड़ी खबरें आती हैं कोट लखपत जेल से। 2 घंटे वहां पर ये हुकाम मौजूद रहे हैं GIT के। आपको पता लगा मियां साहब ने क्या बयान रिकॉर्ड करवाया या उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया सानिया मॉडल टाउन के मामले में? देखिए सैरिश, जो उनसे बेसिकली सवालात पूछे गए हैं उनमें नंबर 1 सवाल ये था कि 15 जून को H ब्लॉक मॉडल टाउन में 188 मॉडल टाउन में नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर थे उसका 15 जून 2014 को वाक़े थे 2 दिन पहले उन्होंने उसमें नवाज शरीफ थे, शहबाज शरीफ थे, ख्वाजा आसिफ थे, परवेज़ रशीद थे और उसके साथ साथ ख्वाजा साद रफ़ीक थे। इन लोगों ने मॉडल टाउन में जो तारुल साहब के जो उनकी जो पार्टी की सेकंड लीडरशिप है, जिसमें खुर्रम नवाज गंडापुर और उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर 3-4 लोगों को बुलवाया और उनसे कहा कि जी कि आप किसी भी तरीके से तारुल कादी साहब को पाकिस्तान आने से रोकें। जब उन्होंने कहा जी कि यह पॉसिबल नहीं है तो फिर इन्होंने नवाज शरीफ जो थे और ख्वाजा साद रफ़ीक जो थे, ख्वाजा साद रफ़ीक ने नवाज शरीफ के सामने और जो उस वक्त फेडरल मिनिस्टर थे, वो वफाकी मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको धमकी दी कि अगर वो आए तो फिर हम उनको सबक सिखा देंगे। हमने भी अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई है। अच्छा। ये मीटिंग नवाज शरीफ ने चेयर की थी। उसमें पैट को पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो लीडरशिप थी उनको खुलेआम धमकियां दी गई और उनसे कहा गया कि हर सूरत में तारुल कादी साहब को रोकें, अदरवाइज़ आप निशाने इबरत बन जाएंगे। तो इस मीटिंग की एक कंफर्मेशन ली गई कि जनाब ये मीटिंग जब ली गई थी आप वहाँ पर मौजूद थे और ये सारे सवालात थे। उसके बाद दूसरा जो अहम सवाल था वो ये था कि जनाब खान बेग साहब IG पंजाब थे। 17 जून को ये वाक़या होता है। 17 जून की रात को बगैर किसी वजह के IG चेंज कर दिए जाते हैं, 16 की रात को, और मुश्ताक सुखेरा IG पंजाब लगाए गए। तो ये उस वक्त नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे। ये जो IGs की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है ये फेडरल गवर्नमेंट करती है और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट करता है। तो इसकी ये क्यों की गई, किस वजह से की गई? और तीसरी जो चीज़ जो अहम थी वो ये थी कि जब तारुल कादी साहब ने लाहौर लैंड करना था तो उनका त्यारा लाहौर की बजाय इस्लामाबाद लेके जाया गया। तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर PIA थी, तो वो भी तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ की सारे इंसिडेंट में इन्वॉल्वमेंट रही है। तो लेकिन नवाज शरीफ उन्होंने आज सभी सवालों के जवाब यही दिए कि जी मुझे नहीं याद, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। तो वही रिट जो उन्होंने रट लगाई रखी जो कि वो पानामा लीग के वाले करते रहे। 15 को एक मीटिंग हुई थी सिविल सेक्रेटेरिएट में और उसकी सरबराही की थी राणा सनाउल्लाह साहब ने। उसमें भी उस वक्त 16 जून को हुई थी। उसमें राणा सनाउल्लाह ने सरबराही की थी उस मीटिंग की, और उसमें चीफ सेक्रेटरी, उसमें होम सेक्रेटरी, उसमें तुकीर शाह साहब भी मौजूद थे, उसमें उस वक्त के राशिद लंगड़ियाल जो राशिद लंगड़ियाल कमिश्नर थे, उस वक्त के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल पंजाब IB सैयद खुर्शीद आलम बुखारी, उस वक्त के डायरेक्टर FIA उसमें थे डॉक्टर उस्मान अनवर, उस वक्त के जो कमिश्नर जो चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू वो मौजूद थे, सरमर सईद जो एडिशनल IG जो थे वो थे, स्पेशल ब्रांच के लोग मौजूद थे, नादरा के लोग मौजूद थे, IB के एक और अफसर जो है वो मौजूद थे। तो स्पेशल ब्रांच के जो ये सारे लोग मौजूद थे और वहाँ पे उन्होंने बताया राणा सनाउल्लाह साहब को कि ये बैरियर जो है हाई कोर्ट के हुक्म पर लगे हैं और पुलिस ने जाके लगाए हैं। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हमने उनको निशाने इबरत बनाना है, लिहाजा हर सूरत में। फिर ये तुकीर शाह साहब का एफिडेविट, शहबाज शरीफ साहब का एफिडेविट, राणा सनाउल्लाह साहब के एफिडेविट जो बाकर नजफी साहब के कमीशन में जो पेश हुए, उसके अंदर तो साबित हो रहा है और उनकी रिपोर्ट भी बोल रही है पूरी 5 उंगलियां उधर जा रही हैं। ये असल कत्लेआम के जिम्मेदार थे। 9-20 आज का जो मजेदार है ना, टेलीफोन पे आज का जो मजेदार है ना, आज का जो सबसे मजेदार चीज थी ना, इन सारे सवालात का मियां साहब क्या जवाब देते रहे हैं। उन्होंने मोस्टली ये जवाब दिया जी कि इसकी जिम्मेदार तो पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट सारा डील कर रही थी, मैं तो इसमें था ही नहीं। फेडरल अपने भाई के खिलाफ वादा मांगवा बने, वो अपने भाई पे डालते रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट पे ज्यादा चीजें डालते रहे हैं। जब उनसे आज जो GIT ने उनसे कहा कि जनाब आप मॉडल टाउन में 15 जून की मीटिंग में थे और ख्वाजा साहब ने ये बातें की हैं, जब आप खुद ही बताते उसके बाद त्यारे का रुख जो है वो आपने छोटे मियां साहब की डील हो गई है और बड़े मियां साहब और छोटे मियां साहब की लाइनें दोनों की अलग अलग हैं और खुद शेख साहब भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं।
तो पर मियाँ साहब ने भी अपना बचाव किया कि भाई उनसे पूछो, मुझे क्या पता। दूसरा सर, एक और बहुत अहम मामला है कल साहब, मैं चाहूँगी पहले आप इस पर कमेंट करें। आज जो तहरीरी फैसला 31 सफ़ात पर मुश्तमिल लिखा गया है, जारी किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने झूठी गवाही देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। एक बात अगर झूठी साबित हुई तो पूरी गवाही को मुस्तरद कर दिया जाएगा। सच इंसाफ की बुनियाद है, इस संगीन गलती को दुरुस्त करने का वक्त आ गया है। अक्सर हम माहिरीन को सुनते हैं कि भाई हमारे कवानीन पुराने हैं, जो निज़ाम है उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, कवानीन को ठीक करने की ज़रूरत है, तरमीम लाने की ज़रूरत है। आप नहीं समझते कि ये बड़ा अच्छा स्टेप है ये जो लिया गया है कि जो झूठी गवाहियाँ लोग देते थे, केस लटकाते थे, बेगुनाह को सज़ा हो जाती थी, अब वो गवाही भी मुस्तरद होगी और कड़ी सज़ा भी मिलेगी। सैरिश, मैं समझता हूँ ये बहुत एक तारीखी इकदाम है, और जो लोग बेगुनाह लोग जो है जेलों की चक्की पीस रहे हैं, जेलें काट रहे हैं, और मोर देन 70% जो लोग जेलों में हैं वो झूठे गवाहों की वजह से आज जेल में बैठे हुए हैं। और जो गुनाहगार लोग हैं वो दंदना रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पैडिंग की जाती है, क्योंकि जो झूठे लोग होते हैं उनके पास पैसा भी होता है, उनके पास इन्फ्लुएंस भी होता है, लेकिन जो विक्टिम होता है बाज़ अक्सर हमने देखा है कि उसमें लड़ाई में उसको ज़रबे भी लगती हैं, लेकिन वो पैसे नहीं देता, इसलिए मेडिकल रिजल्ट नॉन कॉग्निजेंट मिलता है। जो लोग उनको ज़रबे लगाते हैं, ज़ख्मी करते हैं, उनके पास पैसा होता है, वो पुलिस को खिलाते हैं, डॉक्टर को खिलाते हैं, कॉग्निजेंट से ऑफेंस लेते हैं। और ये जो उन्होंने काम किया है, और अभी रिसेंटली है कि उन्होंने जो नारोवाल का और जो जाके गवाही दी है कि ऐसे लाहौर का, उसमें 192 की कार्रवाई, उसमें उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसमें भी उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान को कहा है कि आपको भी हम कापियां भेज रहे हैं, आप मुत्तहद अदलिया में भेजें। सारे मुकदमात जो कचहरियों में, जो लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, उस मुकदमात के अंदर 80% जो है वो झूठी गवाहियां हैं। लेकिन अगर झूठे गवाहों को सजा देना शुरू कर दें तो बहुत सारा मामला ठीक हो सकते हैं। सही, ठीक हो सकते हैं। बाबर साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? देखें सैरिश, हमारे जस्टिस सिस्टम जो है ना, इसकी बुनियादें ही गलत थी। झूठी FIR दर्ज कराई जाती है मुखालफिन पर, उस पर झूठे मुल्जमान जो है, जो मुल्जमान है वो बेचारे कोई और होते हैं, नाम किसी और के लिखवा दिए जाते हैं, या बेकसूर जो होते हैं उनको फंसवा दिया जाता है, जाली गवाह जो हैं वो पैदा कर लिए जाते हैं। इवन आप छोटी कोर्ट्स में चले जाएं, वहाँ पर आपको कोर्ट्स के अंदर जाली गवाह फिरते मिल जाते हैं, आप वहीं पर पैसे दें और वहीं पर जाके वो आपके सामने गवाही दे देते हैं। जज साहब को भी पता ये जाली गवाह है, वकील को भी पता ये जाली गवाह है, लेकिन ये सिस्टम चल रहा है और सारा जुडिशियल सिस्टम इस जाली गवाही के ऊपर चल रहा था, सारा जस्टिस सिस्टम। तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं, इन्होंने बेसिक बुनियाद को ठीक करने की कोशिश की है। बहुत बड़ा, बिल्कुल, और बहुत बड़ा इसलिए कदम है। मेरा ख्याल है कि जितने नहीं देने वाले ना, अब उन्हें कोई और काम ढूंढना चाहिए, क्योंकि अब उनके लिए औखा वक्त शुरू हो गया है। झूठी गवाही देंगे, सजा भी मिलेगी और गवाही भी मुस्तरद हो जाएगी। अब कुछ बात सानिया समझौता एक्सप्रेस के हवाले से कर लेते हैं। आज फैसला सुनाया गया, 12 साल के बाद भी इंसाफ नहीं मिला। जो मुंतजिर थे इंसाफ के, उनको हमने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले आप वो मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद इस पर तबसरा लेंगे असद साहब और बाबर साहब का। पहले इंसानों का कत्ले आम, अब इंसाफ हुआ नीलाम। समझौता एक्सप्रेस का फैसला भारत के लिए कलंक का टीका बन गया। 12 साल बाद भी लवाहिकीन को इंसाफ ना मिल सका। भारतीय अदालतें इंतहा पसंदों के नरगे में। समझौता एक्सप्रेस के मरकजी मुल्जिम सवामी असीम आनंद समेत 4 मुल्जिम बरी हो गए। भारत में कानून और सजा सिर्फ मुसलमानों के लिए। इंतहा पसंदों को ये खुली छूट क्या भारत की बर्बादी का सबब बनेगी? आज ये जो फैसला सुनाया गया है, पाकिस्तान ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है और एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया अपना। साने के 11 साल बाद भी मुल्जिमान की बरियत इंसाफ के साथ ये मजाक किया गया, बड़ा घिनौना मजाक किया गया है। दफ्तर खारजा की जानिब से आज ये कहा गया कि 44 बेगुनाह पाकिस्तानियों के शहदा को क्या जवाब देंगे, शदीद मजम्मत की गई है। तो असद खरल साहब, ये फैसला देने से मेरा ख्याल है कि भारतीय अदालतें बेनकाब हो गई हैं। वहाँ पर इस तरह का अदालती निज़ाम है, इस तरह फैसले दिए जाते हैं। सैरिश, जिस तरीके से आप देख रहे हैं मोदी सरकार के होते हुए और जिस तरह अदालती एक फैसला आया है, इससे कोई अबनॉर्मल बात नहीं है। यही तोको की जा सकती थी कि स्वामी जो है उनको उन्होंने छोड़ा है, आनंद समेत जो 4 लोग हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, एक तो वो जो रहीला जो खातून है, रहीला सिद्दीकी साहिबा, उन्होंने कहा कि मैं बयान देना है। रहीला जो है वकील हैं पाकिस्तानी खातून,
उनको उन्होंने इजाज़त नहीं दी, इसकी भी दफ्तर खारजा ने मजम्मत की। दूसरा मुझे ये बता रहे जिसमें 44 पाकिस्तानी समेत जो सैकड़ों लोग उसमें जो जाम बाक हुए और जो अब पाकिस्तानी हमारे जो बेगान नहते जो शहीद भी हुए उनको हम कहेंगे। अब उसके ऊपर मुझे ये बताएं कि अगर ये लोग कातिल नहीं हैं तो कातिल कौन है, किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें। ये तो 22 एक जिस तरीके से नज़र आ रहा था कि वो इनको अगर यही मुसलमान को पकड़ा होता, यही को पाकिस्तानी को पकड़ा होता तो फिर देखिए उनको फांसी रातों रात लगा दी जाती। हालांकि अजमल कसाब सिर्फ पाकिस्तानी नहीं भी था लेकिन टैग कर दिया गया था पाकिस्तानी। और देखें आपको किस तरह जब कमीशन ने जाना था, क्रॉस एग्जामिनेशन होनी थी तो रातों रात उन्होंने फांसी लगा के वहाँ पर ही उनको दफना दिया। मामला ये है कि इंडिया का जो सिस्टम है, जो वहाँ पे जिस तरीके से अकलीतों को, मुसलमानों को जिस तरह से दबाया जा रहा है, जिस तरह जलाया जा रहा है, जिस तरह उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पूरा सिस्टम एक जो है। और जब इस मौजूदा हुकूमत में तो तमाम जो हदें हैं वो फलांग चुके हैं। और ये भी मैं समझता हूँ कलंक का टीका है उस अदालती निज़ाम के ऊपर, उस अदालती सिस्टम के ऊपर कि जो 22 एक डिसीजन आया है जिसमें अपने लोगों को बचाया गया है। वरना ये 12 साल ये सारा जो चीज़ें हैं जो NIA ने इन्वेस्टिगेशन की, ये कोई पाकिस्तानी ISA ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, ये कोई पाकिस्तानी किसी इदारे ने की, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, इन लोगों को पकड़ा। और आप कह रहे हैं इस्तिगासा साबित नहीं कर सका, तो ये इस्तिगासा बनाया किसने था? आपने बनाया था। सिर्फ बात यह है आज मोदी की हुकूमत है, उनका जो जिस तरीके से जो इंतहा पसंदों के हाथों में और नरगे में आई हुई है, अदालतों को वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उन्होंने साबित किया है कि बिल्कुल वो अपने इंतहा पसंदों के साथ हैं। ये वही मोदी है जिसको अमेरिका समेत पूरी दुनिया में दहशतगर्दों नहीं तो बाबर साहब, आपके ख्याल में ये सियासी दबाव का नतीजा है जो इस तरह का फैसला दिया गया? क्योंकि इससे तो इनकी गैर जानिबदारी पर सवालिया निशान उठ गए हैं भारतीय अदालतों की। देखिए किसी प्रेशर में ये फैसला दिया गया आपके ख्याल में, जो वहां पर हालात है, माहौल है? सैरिश, ये भारतीय अदालतों के मुंह पर थप्पड़ है, ये भारतीय गवर्नमेंट के मुंह पर थप्पड़ है। भारत का लिबरलिज्म सारी दुनिया के सामने फाश हो गया है। मैंने वो तकरीर सुनी थी इंडिया के वकील की जब हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने गुलभूषण के केस में उनका जो वकील था वो पाकिस्तान की कोर्ट पे उंगलियां उठा रहा था, मिलिट्री कोर्ट को निशाना बना रहा था। तो भारत के अंदर किस तरह से माइनॉरिटीज को ट्रीट किया जाता है ये एक चीज खुल के सामने आ गई है कि 44 मुसलमान बेचारे बेगुनाह निहत्थे लोगों को सरेआम शहीद किया गया। 68 लोग अपनी जानों से गए और उनको किसी एक को इंसाफ नहीं मिल रहा। कोई एक इतना दिन दिहाड़े ये इंसिडेंट हुआ, मुल्जमान रंगे हाथों पकड़े गए, 300 के करीब गवाह वहां पर सामने आए, लेकिन उसके बावजूद ये मोदी गवर्नमेंट की साजिश है, ये कोर्ट्स की साजिश है। और ये सारे सिर्फ इसमें एक चीज क्लियर है कि भारत में जो जितने भी वो लोग जो कि इंतहा पसंद हैं, जो मुसलमानों पे माइनॉरिटी की ज़िंदगी को अजीरन कर रहे हैं, उनको फ्री हैंड दे दिया गया है। और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी बेचारों की जो ज़िंदगी है वो वापस अजीरन कर दी गई है। इस फैसले का बड़ा खौफनाक इम्पैक्ट आएगा भारत के अंदर भी। अब वहाँ पर मुसलमान और जो माइनॉरिटीज़ हैं वो पहले से ज़्यादा गैर महफूज हो गए हैं। अब इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि भारत की अदालतें जो है वो इंतहा पसंदों के साथ खड़ी हुई हैं, वो दहशत गर्दों के साथ खड़ी हुई हैं, उनको सपोर्ट कर रही हैं। और जो आम आदमी है, जो बेचारा माइनॉरिटी है, जो मुसलमान है, सिख है, जो दलित है, उसकी ज़िंदगी गैर महफूज है। और बाबरी मस्जिद का भी फैसला आपके सामने है, गोलमोल सा फैसला दे दिया, हालांकि सारी चीज़ें क्लियर थी। तो इससे तो ये बड़ा क्लियर हो गया कि भारत में जुनूनी हिंदू की गवर्नमेंट है, अदालतें उसके इन्फ्लुएंस में हैं और वो अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं अदालतों के जरिए से। लेकिन सर फिर वही बात है ना कि अगर ये ऐसा कर रहे हैं, मांगते कर रहे हैं, एक्सपोज भी हो रहे हैं, ना सिर्फ अपने मुल्क में इनके नाकदीन मौजूद हैं बल्कि दुनिया भर में एक्सपोज हो चुके हैं। लोगों ने इनका असल चेहरा देख लिया और बेनकाब हो चुका है। बहुत शुक्रिया असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब। नाज़रीन आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल फिर से हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब पता सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।